नमस्कार साथियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और इस जे जे पीवाईक्यू के सीरीज़ में आप बहुत अच्छे से अपने आप को टेस्ट कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि अभी हम लोग पेपर 2 और शिफ्ट 1 का जो पेपर है दिसंबर 2022 का, उस पेपर को कर रहे हैं। जो 5 मार्च 2023 को पेपर हुआ था, उस पेपर को देख रहे हैं। आज हम लोग लेक्चर 4 के माध्यम से क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के माध्यम से कंप्लीट जो है पेपर को डिटेल एनालिसिस किया। उसके साथ ही जो इससे बिफोर जो एग्ज़ाम हुआ था पीवाईक्यू, जैसे कि दिसंबर 2024, जून 2024 और जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है जून 2025 और 2023 के कंप्लीट पेपर को आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं इसी प्लेटफॉर्म पे पीवाईक्यू सीरीज में जोश नेट जेआरएफ के चैनल पे, जैसा कि आपको दिख भी रहा। और एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, इस सीरीज में जो मेरा टैगलाइन है पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का सीरीज, ये लाइन हेडलाइन इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो भी एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट अगर 10 इयर्स के पेपर को पीवाईक्यू को और डिटेल एनालिसिस जिस तरह से मैं करवा रही हूँ अपने इस यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों को क्लास के माध्यम से इतना मेहनत करके आप लोगों को करवा रही हूँ, अगर उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स और उसी को अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपका वन टाइम में मेरा मानना है कि आपका नेट और नहीं तो जेआरएफ तो हो ही जाएगा जो सीरियस स्टूडेंट है। और क्योंकि मेरे एक करीबी मित्र है जो थी, तो कुछ दिनों से एग्ज़ाम दे रही थी, मतलब तकरीबन 2-3 साल से, तो उन्होंने एक हमसे सलाह मांगा कि मैं दे रही हूँ पर मेरा मार्क्स जो है बढ़ नहीं रहा है। उनका नेट हो रहा था और बाकी जेआरएफ के लिए वो प्रयास कर रही थी, लेकिन जेआरएफ उनका हो नहीं रहा था। क्योंकि आपको भी पता है कि जेआरएफ हो जाने के बाद आपको देखा जाए तो आपको सैलरी स्टार्ट हो जाती है 50,000 के आसपास। तो कौन नहीं चाहता है कि इस फ़ायदा को मतलब हम उठाएं, लाभ उठाएं एस्पिरेंट। तो अगर आप, तो मैंने उनसे एक सलाह, हम उनसे सलाह मांगी कि आप क्या इसमें हमें करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए आप कैसे पढ़ते, मैंने उनसे जानकारी लिया। बोले कि मैं पढ़ती बहुत हूँ, टेक्स्ट पढ़ती हूँ, हर कुछ 1 to 10 यूनिट बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन क्वेश्चन के बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो क्वेश्चन के बारे में बताया कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा कर लेती हूँ, क्वेश्चन का आंसर लिया, जान लेती हूँ। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप क्वेश्चन कर लेते, ये अच्छी बात है। मैंने अपना उसे एक्सपीरियंस बताया कि आप देखिए क्वेश्चन को करना नहीं है, क्वेश्चन के बहुत डिटेल का जानकारी, मैंने 1-2 क्वेश्चन का उसे एग्जांपल जैसे आप लोगों को करवाती हूँ वैसे करवा के मैंने बताया बिल्कुल फेस टू फेस, तो वो समझ गए। उसके बाद उन्होंने जब इस तरह से काम करके, वो ओनली 5 इयर्स के पेपर को करके गई थी, जिस तरह से मैंने बताया ओनली 5 इयर्स के पेपर को की। और उसके बाद उसका मार्क्स जो है ना, मतलब जो जितना मतलब 10 नंबर से उसका छूटता था, वो 10 नंबर 12 नंबर उनका बढ़ गया और हो गया जेआरएफ क्लियर। तो इस मतलब क्या कहा जाए, ये जो लाइन हमने लिखा है इसी को एक्सपीरियंस को आधार पे मैंने इसे टैगलाइन बनाया है कि पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये 56 क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे है 56 क्वेश्चन आप लोग भी देखेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको आंसर बताया जाएगा वो एनटीए के द्वारा वेरीफाइड जो आंसर होगा वो बताया जाएगा। तो चलते हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन का रहा है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। कह रहा है कि इसमें जो मानस का हंस जो लिखा गया है उपन्यास, वो जो अमृतलाल नागर के द्वारा, उसमें पुस्तक में किस किस पुस्तक से सहयोग लिया गया है। तो आप ये थोड़ा सा अंदर की बात है, अंदर की क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि एक काशी का इतिहास का मदद लिया गया था, और लोकवादी तुलसीदास इसका भी लिया गया, और अकबर इसका लिया गया। तो सी डी किस किस में है आप ये देखिए, एक तो ये कट गया, सी डी इसी दोनों में है। और सी डी और ई, एक सेकेंड साथियों। तो साथियों हमें इसमें ये क्वेश्चन में ये देखना है कि ऑप्शन ई किस में है, यानी कि अकबर से उन्होंने मदद लिया था, यानी कि ई एक इसमें है।
और काशी का इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इससे पहले भी PYQ पूछा हुआ है। तो डी और ई किस किस में आपको ये देखना है, तो डी और ई तो है इसी में केवल है, तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 56 का वो 4 हो जाएगा, यानी कि ADE। सी एक्चुअली वो मैं थोड़ा लगा कि यहाँ पे कुछ और है, इसलिए मुझे मिस्टेक से सी बोला गया, लेकिन इसका आंसर जो होगा कि एक तो डी और ई जिसमें होगा वही आंसर आपको लेना है, यानी कि काशी का इतिहास और अकबर, ई ऑप्शन। तो डी ई एक ही में है, तो आपका आंसर कट गया। एक जो बच गया ए, तो एक तुलसी काव्य मीमांसा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, यानी ADE के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आप ध्यान पे रखिए। अब थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग और जानकारी ले लेते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पे ये ध्यान पे रखेंगे आप लोग कि मानस का जो हंस लिखा गया था अमृतलाल नागर के द्वारा, वो मतलब इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को लिखने का प्रयास किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसका विषय जो है इस उपन्यास का मानस का हंस यही है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 क्वेश्चन हमारा कह रहा है तीसरी कसम कहानी के पात्र है, तो आप लोग गौर से देखेंगे तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन सा है, तो आप लोग ये देखेंगे। एक तो लाल मोहर है, बिल्कुल ये सही है। पलट दास भी है, और लाल, तो ए भी देखिए कहाँ कहाँ पे है, ए और बी, ए बी बस इसी में दिख रहा है, तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा AB के आधार पे 3 हो जाएगा। देखिए अगर आपको 1-2 पात्र भी याद रहेगा तो आप बिल्कुल ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। तो लाल मोहर और पलट दास बिल्कुल मतलब यहाँ पे प्रसिद्ध मतलब मुख्य पात्र है, तो आप लोग ये भूलेंगे नहीं। एक लाल मोहर है, पलट दास है, लहसनवा है, ये सब भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं, मतलब 57 का तो आप लोगों ने आंसर लगा लिया कि 3 आंसर, और आयोग ने भी इसी आंसर को लिया, यानी इसके अनुसार डी भी है, धुनी राम भी है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखें। महेश्वर नहीं है और बेगू पटवारी नहीं है, तो यानी कि आप लोग देख लिए कि तीसरी कसम के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि ये तीसरी कसम, थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। तीसरी कसम जो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है, ये कहानी है। और ये ठुमरी, ये भी आप लोग ध्यान पर रखेंगे। ठुमरी 1959 में ये ठुमरी काव्य संग्रह मतलब कहानी संग्रह में ये छपी हुई है, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसके प्रमुख पात्र और हम लोग देख लेते हैं। और ये सब जो कहानी है तीसरी कसम में 2 पात्र जो मेन हैं, एक हीराबाई और एक हीरामन जो रहता है जो बैलगाड़ी चलाते रहता है, और हीराबाई जो रहती है कि नौटंकी की मतलब कंपनी औरत रहती है, जिसको कह सकते हैं कंपनी की एक औरत रहती है। तो आप इसमें ये ध्यान पे रखेंगे। और बहुत ही मतलब एक अद्वितीय प्रेम को यहाँ पे बहुत से मतलब लिखने का प्रयास किया गया, रखने का प्रयास किया गया है कि एक कंपनी की औरत को जब बैलगाड़ी पे वो हीरामन बैठाता है और उनके साथ जब 1-2 दिन मतलब गुजर जाता है उसके सब मतलब सफ़र में, तो उनको कहीं ना कहीं जो 40 साल का जो हीरामन रहता है तो उसको उससे कहीं ना कहीं दिल लग जाता है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, इसका यही विषय ही है, ये आप ध्यान करेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम को मतलब अद्वितीय निश्चल प्रेम को यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। और एक बात यहाँ पे और ध्यान पे रखेंगे कि इसमें प्रमुख पात्र में हीरामन और हीराबाई, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। एक सेकंड, ये 2 नाम है, ये ध्यान पे रखेंगे, हीरामन और हीराबाई। और जो इसमें 2 कंपनी का भी जिक्र है, 2 नौटंकी कंपनी, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ NTA के द्वारा। एक रौती कंपनी और दूसरा जो है वो मथुरा मोहन कंपनी, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे।
तो 2 कंपनी, क्योंकि मथुरा रौती कंपनी से जो है ना क्वेश्चन पूछ चुका है PYQ NTA, ये आप लोग ध्यान पे स्टार मार लेंगे। और इतना हम लोग जानकारी ले लिए हैं कि इसमें ये इसमें 2-3 जगह का नाम भी आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कानपुर जो है वो हीराबाई का घर है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तेगछिया है, फारबिसगंज है, विराटनगर है, चंपानगर है। तो ये सब स्थान जो है महत्वपूर्ण है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इतना आप लोग फिलहाल इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। चलते हैं, इसी को कहते हैं डिटेल एनालिसिस साथियों। अगर इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका तीसरी कसम का जो भी मतलब टॉपिक है, ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया, ये आप देख रहे होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो गैंग्रीन कहानी तो हम लोग जानते हैं कि आगे की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक मध्यवर्गीय महिला के नीरस जिंदगी को मतलब रखने का प्रयास किया, जिसमें कि मतलब संसाधन के अभाव में कैसे एक ज़िंदगी बहुत मतलब एक कमरे के अंदर मतलब बंद सी जाती है। बिल्कुल हर रोज़ वही काम, वही धंधे, वही कुछ मतलब संसाधन न होने की वजह से कुछ नया नहीं कर पाती है वो। इसको यहाँ पे अंगेजी रखने का प्रयास किए हैं। तो चलते हैं, पहले आप इसका जान लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का ये आंसर क्या होगा। 58 का होना क्या चाहिए और होगा क्या, ये दोनों देखेंगे। तो आप देख लेते हैं, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण क्या है। बिल्कुल इसका ऐसा विषय नहीं है। इस कहानी में अगेन निम्न मध्यवर्गीय, देखिए अभी जैसा मैंने जिक्र किया कि मध्यवर्गीय परिवार के मतलब महिलाओं को मतलब उसके जो यांत्रिक जीवन है उसको रखने का प्रयास किया है। विषमताओं को करने में सफलता मिली, बिल्कुल ये सही लाइन है। इस कहानी में अगेन ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता, हाँ बिल्कुल एक रास्ता को चित्रित किया है, बिल्कुल ये सही लाइन है। और इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग है, नहीं ऐसा इसमें कोई पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो आगे जी का जो वो क्या कहते हैं उपन्यास है ये शेखर एक जीवनी, उसमें वो फ्लैशबैक शैली में वो लिखा गया उपन्यास है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो देखिए कि इसके इतने जानकारी के आधार पर देखिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। पहले तो ए काट दीजिए आप, ये जिसमें है वो आंसर नहीं होगा। BC है, दोनों में है। अब देखिए कि D तो होगा नहीं, D तो आपका कट गया आंसर, यानी कि 2 होगा। 58 का यहाँ पे 58 आप लोग लिख लीजिए। 58 का जो आयोग ने आंसर लिया है वही लिया, यानी कि 2। और गैंग्रीन के रोगियों को अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभी, बिल्कुल ये भी लाइन है। इसमें जो महेश्वर रहते हैं मालती के जो पति, वो वही मतलब पैर काटने जो कंपाउंडरी का काम करते रहते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि जिसके पैर में मतलब किसी प्रकार का कांटा कर जाता है या मतलब जब जख्म बढ़ जाता है उसको पैर काटने का जो काम किया जाता है उसको गैंग्रीन कहा जाता है। तो इसलिए ये इसके आधार पे तो आप देख लिए कि BC आपका सही है और बाकी 2 जो है वो गलत है। तो इतना जानकारी इसके लिए काफ़ी है। और थोड़ी सी जानकारी और इसके विषय में ले लेते हैं। तो गैंग्रीन के बारे में तो आप लोग को पता है कि ये आगे के लिखी बहुत प्रसिद्ध कहानी, ये 1934 में मतलब इसका प्रकाशन वर्ष है, ये ध्यान रखें। इसमें पात्र के रूप में अगर देखेंगे तो मालती है, महेश्वर है, उसके पति, और एक टीटी इसका बालक है, बच्चा रहता है जो रोज़ मतलब वो क्या कहते हैं पलंग पर से गिर जाता है। एक कथाकार है, ये ध्यान पे रखेंगे। बस 3 ही पात्र, ज़्यादा पात्र इसमें है नहीं, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बिल्कुल इतनी जानकारी के आधार पे आपको ये कहानी, अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जाइए, जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे। और गैंग्रीन कहानी बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और आप लोग बिल्कुल पढ़िए। जो यूनिट 7 है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। जितनी भी कहानियाँ दी गई है आपके सिलेबस में, कहानी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाया जा रहा है और साथ ही साथ उसका PYQ भी आप लोगों से करवाया जा रहा है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 59 आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से है। तो आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का कथन, तो आषाढ़ का एक दिन तो जानते हैं कि बहुत ये क्या कहते हैं भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया है। इसका टाइम पीरियड 1958 है, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसके लेखक जो है भीष्म सानी है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे।
1958 भीष्म शांति याद रखेंगे। और ये 3 अंकों में बटा हुआ मतलब नाटक है, बहुत अच्छा मार्मिक नाटक है, पढ़िएगा तो एकदम लगेगा कि हाँ मतलब खो जाइएगा। तो अब चल देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें सही ऑप्शन है और कौन सा गलत है। तो 59 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, BCE। अब देख लेते हैं। कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। मतलब मल्लिका का यहाँ पे कथन पूछ रहा है। मल्लिका थोड़ी सी मतलब प्रेम करने वाली, मतलब यहाँ पे नायक के रूप मतलब नायिका के रूप में, पात्र के रूप में रखने का प्रयास किया गया है। तो उनके शब्द, उनके लाइन जो होगा ना, प्रेम से भरा हुआ होगा। ये चीज़ मतलब ये जब आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको ये ऐसा महसूस होगा कि उनके लाइन में मतलब थोड़ी सी प्रेम की तरफ झुकाव होगा, कोमलता की तरफ झुकाव होगा। ये आप लोग ध्यान पे रखिए। कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। देखिए एकदम बिल्कुल लाइन है मल्लिका का। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। बिल्कुल ये लाइन है। जब वो मतलब कालिदास उज्जैन चला जाता है और बहुत बड़ा उसकी सत्ता हो जाती है तो वो मल्लिका को भूल जाता है। तो उसी संदर्भ में वो कहती है कि आज तक का जीवन किसी तरह मतलब बीत गया है, जैसे भी अब आगे भी बीत जाएगा, ऐसा वो कहती है। यह प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। ये भी लाइन उसी का है। उज्जैनी अभी आया ना कि मतलब कालिदास तो चला जाता है वहाँ पे, प्रिय मंगजू जो रहती है उससे साथ वो शादी कर लेता है। तो ये BCE के आधार पे आंसर ये होगा। और ये पंक्ति और ये पंक्ति, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। ये ऐसी पंक्ति नहीं है, वो मल्लिका के द्वारा नहीं ऐसा कहा गया। ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है, ये भी ऐसा लाइन नहीं है। तो BC के आधार पे आपका 59 का आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब इसके बारे में अब ये 3 अंक में बटा हुआ है। ये नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, एक दिन 3 अंक में बटा हुआ है नाटक। और 3 अंक का सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट ये है कि एक तो है कि पहले अंक में जो जिक्र है कि कालिदास जो होता है, कालिदास जिसके कालिदास उज्जैन नामक क्षेत्र में शांतिपूर्वक जीवन जी रहा होता है, जीवन जी रहे हैं। पहले अंक में ये है। दूसरे अंक में जो है, दूसरे अंक का आप लोग ध्यान रखेंगे, कालिदास उज्जैनी में ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। ख्याति फैल गई है या प्राप्त कर लेते, फैल गई है मतलब बहुत काफ़ी प्रसिद्ध मतलब वो व्यक्ति बन जाते हैं कालिदास। उसी प्रसिद्धि के कारण तो वो मल्लिका को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब तीसरे अंक में जो है कि कालिदास सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। पहले अंक में जो कालिदास को जो है मल्लिका भेजती है, प्रेम है उसको, क्या कहते हैं, मल्लिका से काफ़ी प्रेम है। और मल्लिका ही उसे समझाती है कि मतलब आपको जाना चाहिए, अपनी इच्छा जो आपकी चाहत है उसको पूरा करने के लिए आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के मतलब शासक बनना चाहिए। तो कालिदास उसके कहने पे चले जाते हैं। सेकंड में है कि उसको वहाँ पे जाते हैं, जिस सपना को लेकर के जाते हैं, बिल्कुल उसकी ख्याति मिल गई है, सब कुछ उसे मिल गया है, धन मिल गया है, सत्ता मिल गया है, सब कुछ मिल गई है। यहाँ तक कि एक अच्छी मतलब उसकी जो प्रेमिका होती है प्रियंगु, वो भी मिल जाती है। तो उनके साथ अच्छा जीवन जीने लगते हैं, ख्याति मिल गया सब कुछ। उसी कड़ी में वो मल्लिका को भूल जाते हैं, अपनी पहली प्रेमिका को। और थर्ड अंक में ये दिखाया गया है कि थर्ड अंक में वो जब उसको सब कुछ नीरस सा लगने लगता है, जब वो उसको पहली मल्लिका का याद आता है, उसका पहले अब गांव याद आता है, तो वो फिर से वहाँ अपने ही गांव में जाते हैं और मल्लिका से मिलते हैं। तो सब कुछ शुरू से वो सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मतलब सब कुछ बदल गया होता है। इस नाटक के माध्यम से यही मतलब लेखक समझाना चाहते हैं कि जब आप कोई चीज़ को छोड़ के जाते हैं और कुछ टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए या वर्ष के लिए, और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपके हिसाब से वो चीज़ चले, तो बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि वैसा समय नहीं रह पाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन को देखेंगे।
और 60 क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत दुर्दशा के बारे में तो बहुत जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और इसके विषय में तो खैर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो पहले तो जान लेते हैं कि इसका मतलब आपका ये आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा, फिर बताएंगे कि इसके विषय में और डिटेल जानकारी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो 60 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो सी लिया, यानी कि ACE 3 आंसर। अब देख लेते हैं, इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति, बिल्कुल ये लाइन तो एकदम सही है, क्योंकि ये लाइन बहुत सहज है। और भारत दुर्दशा में यही दिखाया ही गया है कि मतलब एक भारत कैसे मतलब क्या था अतीत में, और अभी वर्तमान में कैसा इसकी मतलब दिनहीन दशा हो गई है। इस पर अपनी चिंता व्यक्त, अपनी हृदय की जो है पीड़ा व्यक्त किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और सी और हो गया, अगर आपको ये भी लाइन अगर पता हो कि हाँ ये इसमें ऐसा तो है, अगर आप पढ़े होंगे नाटक का विषय जानते होंगे, तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे भी कट जाता। सी होगा ही, तो सी 2 ही में है, यानी आपका इसी दोनों में से आंसर होता। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निश्चय भारत को अब नाश, ये ऐसा लाइन नहीं है। इस नाटक में भारतेंदु ने देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं, बिल्कुल ये भी लाइन है, क्योंकि देशभक्त ही कोई भारत के मतलब दशा के बारे में और कैसे उसकी सुधार होगा वही बात लिख सकता है, कोई दूसरा क्यों लिखेगा। तो चलिए ई सही है, ई इसी में है, तो आपका आंसर हो गया AC और ई। और इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए क्यों मदिरा नामक पात्र, क्योंकि मदिरा पान को सिद्ध क्यों साबित करेगा कोई भी मतलब जो लेखक रहेगा, क्योंकि उसमें मदिरा को तो बिल्कुल बुराई की तरह बताएगा कि यहाँ के जो लोग हैं भारतीय लोग मतलब कैसे नशा में धूर्त है, नशा कर करके अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो वो इसको सही कैसे सिद्ध करेगा, ये लाइन बिल्कुल कंट्रोवर्सी है, तो बी हट गया। देखिए आपका कट गया आंसर। एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही सोच करके ऑप्शन लगाएंगे, आप बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा किसी अन्य एस्पिरेंट से, यानी कि 60 का 3 आंसर। तो आप भारत दुर्दशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। भारत दुर्दशा, इसका टाइम पीरियड जो है 1880 है, ये ध्यान पर रखेंगे। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शॉर्ट नोट साथ ही साथ बनाते चले। और हाँ, इनके 1-2 नाटक जो अन्य है जो कभी कभार पूछा PYQ में देखने को मिल जाता है, अन्य नाटक में है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये याद रखिएगा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है। और एक अंधेर नगरी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अंधेर नगरी, ये तो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। और एक सती प्रताप से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ये एक सेकंड साथियों, एक ये और अंधेर नगरी और सती प्रताप से PYQ है, 1000 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है NTA। और एक और नाटक है विषय विषय मौसध्यम, ये जो एक नाटक है इसको भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये 5 नाटक इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, सती प्रताप और विषय मौसध्यम, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 क्वेश्चन आज का। 61 क्वेश्चन कह रहा है अध्यापक पूर्ण सिंह संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 61 का सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। सबसे जो इजी स्टेटमेंट हो सबसे पहले आप उसी को कवर करिए। पूर्ण सिंह ने हिंदी के कुल 36 निबंध, नहीं यहाँ पे डेटा जो है 36 है वो गलत है, यहाँ पे केवल 6 निबंध वो लिखे हैं, 36 के जगह पे 6 होगा। तो डी आपका देखिए कहाँ पे है। देखिए एक अगर हमें जानकारी थी कि अध्यापक पूर्ण सिंह जो है ज़्यादा निबंध नहीं लिखे हैं, मात्र केवल 6 निबंध लिखे हैं। तो डी अगर आप हम इसमें इस ऑप्शन में अगर हम कंफर्म है कि ये लाइन मेरा गलत है तो आपका आंसर आ गया। पूर्ण सिंह ने हिंदी के स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी है, ये भी कट गया फिर आपका।
ये कट गया। पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदार जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, ये सही है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी, ये भी सही है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखे अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो ABC सही है आपका। इसमें सबसे इजी और हल्की लाइन जो थी ना, ये थी पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे हैं, जबकि हिंदी में वो मात्र 6 निबंध लिखे हैं, बहुत कम निबंध लिखे हैं। तो चलते हैं अब इसके बारे में तो हम लोग ने तकरीबन जानकारी ले ही लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन को लिखा गया है, और इसका टाइम पीरियड जो है 1904 है। और लॉर्ड कर्जन, ये 2 बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि उसी को मतलब उसी के जो तत्कालिक व्यवस्था था भारत की, उसी पे व्यंग किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901। देखिए यहाँ पे 1901 टाइम गलत दिया, 1904 होना चाहिए। देखिए कि डी आपका किस किस में है, डी ये है, यानी आपका C और E जो है वो सही है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। शिव शंभू अपने को व्यवसाय वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुरासा मानता, बिल्कुल सही है, ये सही है। और देख लेते हैं, इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से बिल्कुल व्यंग किया गया है। उस समय मैंने अभी बताया भी आप लोगों को कि लॉर्ड कर्जन का जो तत्कालिक समाज था, भारत था, उस समय जो कैसा वो लोग काम कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं कटाक्ष व्यंग किया गया था। यही कह रहा है कि व्यंग विनोद भाव से बड़ी सहजता थे। तो ये C आपका सही हो जाएगा। श्रीमान का स्वागत के शिव शंभू लॉर्ड मिंटो, देखिए यहाँ पे लॉर्ड मिंटो का जिक्र है, जबकि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि पूरा का पूरा व्यंग जो है ना लॉर्ड कर्जन के ही टाइम का, मतलब जो टाइम था उस समय का, उसी समय किया गया 1904, इसलिए इसका लॉर्ड कर्जन का जो टाइम था भारत में ये वायसराय के रूप में, ये 1899 से 1904, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शिव शंभू एक काल्पनिक चरित्र है, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा बी कट गया, बी जैसे मेरा कट गया, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड कर्जन होगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 62 का 2, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो इतने जानकारी अगर आप लोग ले लेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत। कुल जो है शिव शंभू के चिट्ठे कुल 8 चिट्ठे लिखे थे, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, 8 चिट्ठे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन है, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 5 ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको 3 कोई सही है, 2 कोई गलत है, ये आपको देखना है। तो देखते हैं। तो इसमें ये देखिए कि सबसे पहले जो है प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले भी पूछा है कि 2 व्यक्ति के बारे में, जो रामचंद्र शुक्ल है वो किसको मतलब हिंदी का मतलब एडिशन और ये स्टील कहा गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और स्टील बालकृष्ण भट्ट को ये स्टील शब्द का संज्ञा दिया गया। तो ये तो आपका सही है। तो जो आंसर में ये है, देखिए PYQ का इसलिए महत्व है, इससे पहले भी अगर ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते तो आपका वो जो क्वेश्चन था बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपका PYQ है। आयोग कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, वो तो पिछले साल का क्वेश्चन देखेगा, उसी में कुछ उलट पलट करेगा, क्वेश्चन बनाएगा। कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएगा, कभी क्वेश्चन के हेडलाइन से क्वेश्चन बनाएगा, इसी तरह करता है वो, इसी तरह बच्चे को माइंड से खेलता है। तो ए देखिए 2-2 में है, A और C तो दोनों में, तो यानी A और C तो आप मान के चलिए कि आपका सही है। C देख ले, निबंध के क्षेत्र उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, बिल्कुल सही है। A और C आपका सही है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, देखिए यहाँ पे अत्यंत शब्द लगा करके गलत कर दिया है, अत्यंत औपचारिक है, ये लाइन जो है ना गलत है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन है, एक्सट्रीम लाइन है। एक्सट्रीम लाइन जैसे ही अगर आयोग अपने सेंटेंस में प्रयोग करे तो आप थोड़ी सी वहाँ पे रुक जाइए।
तो बी आपका गलत हो गया। तो बी अगर गलत हो गया तो देखिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बी आपका ये भी गलत हो गया, यानी कि आपका आंसर 3 हो जाएगा। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे के ग्रामीण कहावतें और शब्दों का भी बिल्कुल किया जा सकता है। संस्कृत में भाषा का तो वैसे भी देखते हैं हम लोग कि लेखक जब लिखते हैं तो किसी मतलब तत्सम तद्भव देशज जो भी भाषा होती है वो फारसी उर्दू सबका प्रयोग किया जाता है। एक लेखक की यही तो विशिष्ट शैली है कि वो सभी भाषा में अपने आप को निपुण रहते हैं, शब्द का वो उनके पास भंडार होता है। तो बिल्कुल ये लाइन सही हो गया। तो इसके आधार पे देख लीजिए कि आपका ए सही है, सी सही है और ई सही है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया, नहीं उड़िया निबंधों का ऐसे अनुवाद नहीं किया। हाँ, उनके बारे में ऐसा एक जानकारी है कि उन्होंने संस्कृत और उर्दू जैसे शब्द का जो है खूब अच्छा से प्रयोग किया है और बाकी उड़िया शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया। तो ये भी कट गया आपका, बी और डी कट गया और ए सी ई आपका सही है। तो 63 का 3 आंसर आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो आवारा मसीहा के बारे में तो जानते हैं कि काफ़ी मतलब अच्छी मतलब ये रचना है। इनका टाइम पीरियड जो है आवारा मसीहा 1974, इस टाइम पीरियड याद रखेंगे। और ये जो है शरत चंद्र की जीवनी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शरत चंद्र की जीवनी है इसमें, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि शरत चंद्र मतलब कैसे थे। और इनके जो लेखक है वो विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो अब चलिए थोड़ा सा अब आंसर के विषय में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। और 64 का जो आयोग ने क्या आंसर लिया ये हम लोग देखेंगे। और देखिए देवदास लिखते समय शरत चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि जब देवदास वो लिख रहे थे तो उसकी मतलब समय जो था शरत चंद्र की आयु 17 वर्ष थी, ये बिल्कुल सही है। वहाँ पे आवारा मसीहा में ऐसा जिक्र किए हैं वो, क्योंकि वो शरत चंद्र की ही तो जीवनी लिख रहे थे विष्णु प्रभाकर जी। तो डी देखिए किस किस में है, एक आपका ऑप्शन कट गया। अब और देखिए कि क्या आंसर हो सकता है। द्विजेंद्र लाल राय शरत चंद्र के कटु आलोचक थे, नहीं यहाँ पे कटु आलोचक जो है शब्द गलत है, ये लाइन आपका निगेटिव लाइन है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो ए आपका कट गया, देखिए ए कट गया तो आपका आंसर 50-50 आ गया। सी और डी और बी डी ई, देखिए अब देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें आंसर आपका सही है। गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, ये सही है। बड़ी दीदी कहानी का प्रकाशन के समय शरतचंद्र रंगून में थे, यानी ये भी सही है, रंगून में थे। बी सी डी शरतचंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रथमनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए थे, नहीं ऐसा कोई लाइन का यहाँ पे आवारा मसीहा में जिक्र नहीं किया गया। तो ये लाइन बिल्कुल नहीं हुआ। आपको खोजना है तो इस आवारा मसीहा में जो जब लिखा गया है किन किन बातों का उल्लेख है उसके आधार पे आपको देखना है। तो ये लाइन का ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन इस तीनों लाइन का जो है जिक्र किया गया। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, बिल्कुल जाइए वहाँ पे आप सर्च करके पढ़िए इस टॉपिक को। बी सी डी के आधार पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी 64 का 3 आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 आज का हमारा क्वेश्चन है। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दहिया तो हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रकार का आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है और तुलसी राम के द्वारा मतलब लिखा गया है। काफ़ी मार्मिक है, पढ़िएगा तो एकदम लगेगा कि हाँ किसी कोई अपनी मतलब तकलीफ को, अपनी आप बीती को कोई लिख रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो देख लेते हैं 65 का जो आयोग ने तो खैर इस आंसर को ड्रॉप कर दिया है, मतलब आंसर ही मतलब गलत ऑप्शन ही मतलब स्टेटमेंट ही लिख दिया है। तो खैर इस आंसर को हम लोग भी ड्रॉप करते हैं, चलते हैं। लेकिन खैर इसके बारे में थोड़ी सी आप लोग जानकारी ले लेंगे कि मुर्दहिया जो है एक दलित आत्मकथा है और इसके लेखक जो है तुलसी राम है, ये ध्यान पे रखेंगे। और जो भी मतलब वो लिखे हैं बिल्कुल अपने जो इर्द गिर्द जो उन्होंने देखा है, जिसको उन्होंने जिया है, उसी को उन्होंने एज इट इज़ लिखने का प्रयास किए हैं।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन आपको 66 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर, इसमें आप मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका भी स्टार्ट हो गया। तो इसमें कम से कम मिनिमम हमको लगता है 10 से 8 क्वेश्चन आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन भी पूछते थे। इस पर भी आप लोग ध्यान पे देंगे। तो एक तरफ इसमें आप कह रहा है कि एक तरफ समास है, थोड़ा सा एक तरफ समास है, दूसरी तरफ उदाहरण है। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। और 66 का जो है वो देख लेते हैं। और आयोग ने जो आंसर लिया है वो 4 लिया है, यानी कि तत्पुरुष समास का हो जाएगा शिवालय, द्वंद्व समास का हो जाएगा लवकुश, अव्ययी भाव समास का हो जाएगा यथामति, और बहुब्रीहि का जो बच जाएगा यानी कि चक्रपाणी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग समास कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 66 का 4 आंसर। बिल्कुल ये फैक्चुअल है, इसमें किसी पर मतलब इसमें आप इससे ये होगा कि आप टॉपिक जो है समास की टॉपिक ये आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 67 क्वेश्चन, आज का 67 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ तो संप्रदाय का नाम है और दूसरी तरफ जो है प्रवर्तक है। तो आप देख लेते हैं 67 का जो है वो श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य है, और ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य होगा। बी का 3, देखिए आप कहाँ पे बी का 3, ए का 1 और ए का 1, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट गया। और बी का 3, एक ही में बी का 3 है, नहीं इस बी का 3, हाँ इसमें तो बी का 4 है, तो आपका आंसर यही होगा। यही अगर आपको 2 भी ऑप्शन आते हैं तो आप बिल्कुल सही बना ले जाएंगे। अब रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय का निम्बकाचार्य। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, 1-2 बार इसको बोलिए। श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, असनकादि संप्रदाय का निम्बकाचार्य। तो आप बिल्कुल इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अपने डायरी में नोट्स करते चलेंगे। 67 का हम लोग आंसर क्या जाने कि 3 होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 क्वेश्चन आज का 68 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी आपको मैचिंग करना है। ये आप लोग देखेंगे, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार है। तो इसमें सबसे पहले वही को लगाइए जिसको आप जानते हैं। प्रेमचंद घर में, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दिया कि शिवरानी देवी का है, ये प्रेमचंद की जीवनी को लिखे हैं। तो डी का 1 देखिए कहाँ पे है, डी का 1 में, यानी कि आपका यही 3 में से कोई आंसर होगा। अब और 1-2 देखिए कि आपको आता है तो आप बनाने का प्रयास कीजिए। जंजीरें और दीवार, ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ये मुझे जानकारी है कि जंजीरें और दीवारें जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो सी का 2 देखिए कहाँ पे है, सी का 2 केवल एक ही जगह है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2, 68 का 2। अब उसके बाद मैच कर लीजिए। मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। और ये क्या कहते हैं, लास्ट कौन बच गया, ये और वे, ये जनेंद्र कुमार का है। तो 1-2 ऑप्शन भी अगर आपको जानकारी हो तो आप बिल्कुल इजी मैच करके आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं और आपका आंसर सही होगा। यानी 68 का जो है आंसर 2 है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69 क्वेश्चन 69 क्वेश्चन का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ ग्रंथ का नाम है, दूसरी तरफ समय है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये हेडिंग से ही क्वेश्चन बनाया गया है। तो सबका मतलब, एक तो ग्रंथ का नाम है, दूसरी तरफ कौन टाइम में, कौन सी ईस्वी में मतलब ये प्रकाशित हुआ था, ये टाइम दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। 69 का वैसे आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 को लिया है, यानी कि ए का 4 काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, बी का 3 चंद्रालोक का 13वीं शताब्दी, कुवलयानंद का हो जाएगा 14वीं शताब्दी, और डी का 2 साहित्य दर्पण का सबसे लास्ट में 17वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण सबसे लास्ट में 17वीं शताब्दी, ये आप लोग ध्यान पे
तो साथियों हम लोगों ने इसको देखा कि ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, चंद्रालोक का 13वीं शताब्दी, और सी का 2। साथियों यहाँ पे गलत टिक आउट हो गया है, सी का जो हो जाएगा वो 2, यानी कि सी का 2। एक सेकेंड आप समय देंगे हमें। सी का 2 17वीं शताब्दी और साहित्य दर्पण हो जाएगा 14वीं शताब्दी। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया था, सी के मतलब 1 पे लग गया था। तो आप लोग इस तरह से मैच करके देख लेंगे और इसको पॉइंट मतलब डायरी में नोट करके आप इसे मेमोराइज कर लेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर आपको आए तो आपका गलती नहीं होना चाहिए। आज का 70 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 70 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ आलोचक है। तो एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास है, तुलसी काव्य, देखिए तुलसी काव्य मीमांसा से भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, और एक तुलसी आधुनिक वायतन है और लोकवादी तुलसीदास है। तो देखिए अब इसका कौन सा आंसर आयोग ने लिया है और क्या होना चाहिए हम लोग भी देखेंगे। 70 का जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 लिया है। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जो हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा है। बी तुलसी काव्य मीमांसा जो होगा उदय भानु सिंह का हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो टफ क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है। और सी का 4 तुलसी आधुनिक वातायन से, सी का 4 रमेश कुंतल मेघ, और डी का 2 जो रेस्ट बच गया, डी का 3 लोकवादी तुलसीदास का विश्वनाथ त्रिपाठी, डी का 3। आप लोग ऐसे मैच करके देख लिए कि किसका कौन होगा, और उसके आधार पे हम लोगों ने देखा कि 70 का 3 आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रथम शेखर एक जीवनी का भाग 1 का खंड है और खंड 2 में जो है शीर्षक का टाइटल है कि कौन सा। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि इसके 4 खंड में बटे हुए हैं। तो प्रथम खंड में जो है ईश्वर का नाम है, उषा और ईश्वर। तो यानी कि प्रथम खंड में उषा और ईश्वर। ए का 3 कहाँ पे आप लोग ये देखिए एक ही जगह है, ए का 3। अगर एक भी खंड का आपको नाम पता हो तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा और टाइम भी बच जाएगा, सेव हो जाएगा। यानी कि 71 का आपका आंसर जो होगा 2 होगा, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना। अब हम देख लेते हैं क्योंकि प्रथम खंड का हमें पता था कि ईश्वर से स्टार्ट होता है। आप लोग भी याद रखेंगे कि शेखर एक जीवनी का जो खंड है 4 खंड, उसमें प्रथम खंड में ईश्वर है और उषा है, और सेकेंड में बी का बीज और अंकुर है, द्वितीय खंड में सी का 4, तृतीय खंड में प्रकृति और पुरुष है, और चतुर्थ खंड में है पुरुष और परिस्थिति। अब देखिए तीसरा और चौथा याद करने का एक तरीका है। थर्ड में जो है प्रकृति और पुरुष है। अब जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, पुरुष से खत्म हो रहा है, वहीं से फिर चौथा में शुरुआत हो रहा है, पुरुष और परिस्थिति। ये आप लोग ट्रिक याद रखेंगे याद करने का। तो चलते हैं अब शेखर एक जीवनी के बारे में। तो आप लोग जानते ही हैं कि शेखर एक जीवनी अगय के द्वारा लिखी गई एक फ्लैशबैक शैली में लिखी गई एक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। काफ़ी अच्छी उपन्यास है, पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ तो पात्र का नाम है, दूसरी तरफ कहानी है। देखिए सब विद्यार्थियों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो अगर आप कहानी का थोड़ा भी जानकारी रखे होंगे तो आपको बन जाए। जैसे सामनाथ चीफ की दावत है, डी का 3 देखिए कहाँ पे है। ये ऑप्शन आपका कट गया। लक्ष्मा कुशी का घटवा, बी का 4 देखिए कहाँ पे है। बी का 4 यहाँ पे है और डी का 3 यहाँ पे है। तो देखिए आपका आंसर आ गया, यानी कि 72 का 2 आंसर। और किरण कानों में कंगना, ए का 2, और अनीता राही कहानी का है। तो इस सब कहानी के बारे में तो आप लोग को मैंने कितनी बार जिक्र किया कि सामनाथ चीफ की दावत है कहानी है, अनीता राही कहानी का है, लक्ष्मा कोशिका घटवार शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया, चीफ की दावत भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया है। और इसी तरह और भी कहानी के बारे में आप जानकारी थोड़ा डिटेल लेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको यूनिट 7 जो है कहानी आप मेरी टीम के द्वारा लाइन टू लाइन पढ़ाया गया है, शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। तो आप लोग जाइए वहाँ पे पढ़िए, एकदम मनोरंजक ढंग से पढ़िए।
शॉर्ट नोट्स का उसका क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिए वहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ पात्र है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है विद्यार्थियों का। अब देखिए कि इसमें से कौन सा होगा कि आप लोग इसको लगाएंगे। तो सबसे पहला तो आप लोग ये देखिए कि नाटक चंद्रगुप्त नाटक है, अंजू दीदी है, बकरी नाटक है और स्कंदगुप्त नाटक है। तो आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें आपने कहाँ पे कौन पात्र का नाम पढ़ा है। 73 का जो चंद्रगुप्त नाटक में लीला है, ये आप लोग ध्यान पर। ए का 4, ए का 4 देखिए 2 ही जगह है आपका। एक ऑप्शन ये ऑप्शन कट गया, यानी कि आपका आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अंजो दीदी में मुन्नी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बकरी में राम है और स्कंदगुप्त में जयमाला है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। डी का 3, यानी डी का 3 यहाँ हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा 73 का यानी 3 होगा। और एक चीज़ इसका और भी टेक्निक है, अगर स्कंदगुप्त में मान के चलिए आपका 2 और 3 आपका ऑप्शन आ गया कि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। स्कंदगुप्त नाटक में जो है ये क्या कहते हैं मुन्नी नाम का कोई ऐसा पात्र नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे डी का 1 दिया होता है, वैसे भी ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ऐसे भी आप ट्रिक लगा करके बना सकते हैं एग्जाम हॉल में, जब आप कंफ्यूज कर जाए कि एग्जैक्ट यहाँ पे स्कंदगुप्त में कौन सा पात्र है या नहीं है। तो स्कंदगुप्त के पात्र भी थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ मतलब एक पात्र में वजन है, मतलब जनरली मतलब जो हमारे समाज में जिस टाइप का नाम होता है उस तरह का पात्र वहाँ पे नहीं रखा है। वहाँ पे ऐतिहासिक नाम ज़्यादातर आपको मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो इसमें आप ध्यान पे रखेंगे इस तीनों का आप टाइम पीरियड भी याद रखेंगे कि स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये 1928 है, चंद्रगुप्त का 1931 है और ध्रुव स्वामिनी का 1933 है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है आयोग, तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ तो निबंध संग्रह है, दूसरी तरफ संपादक है, निबंध संग्रह है और दूसरी तरफ संपादक है। तो आप देख लेते हैं। 74 यहाँ पे आप लोग नंबर लिख लेंगे। 74 का आप देखते हैं कि आयोग ने क्या आंसर लिया है। 74 का जो आयोग ने आंसर लिया इसमें 3 लिया है, यानी कि ए का 3 चिंतामणि प्रथम भाग, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बी चिंतामणि द्वितीय भाग का है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये मतलब टफ क्वेश्चन के अंतर्गत ये आएगा। सी का चिंतामणि तृतीय भाग, सी का 2 डॉक्टर नामवर सिंह का है और चिंतामणि चतुर्भाग, तो ये कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह का, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 का जो है आंसर वो 3 है। 75 क्वेश्चन कर रहा है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगा। यहाँ पे टाइम ईस्वी के हिसाब से आपसे पूछ रहा है। तो 75 का तो हम लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई चीज़ के लिए प्रयास किया जाएगा, गठन किया जाता है, कोई आयोग, कोई किसी चीज़ का स्टैंडर्ड के लिए आयोग गठन, तो सबसे पहले सुझाव आता है। कहीं का भी पहले सुझाव होगा तब जाकर के कोई परिषद आएगा, कोई गठित सुधार होगा या कोई भी ऐसा कानून बनेगा। तो सबसे पहले MG महादेव गोविंद राणा डे के सुझाव, क्योंकि क्या पहले हम किसी को सुझाव देंगे तब तो इस पर किसी प्रकार का विचार होगा, फिर कोई कानून बनेगा किसी तरह का। जब तक कोई सुझाव ही नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो होगा ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो बी देखिए कहाँ पे पहले है, आपका ये ऑप्शन कट गया। बी सबसे पहले है और ए सबसे लास्ट में है, यानी कि ये 5वें नंबर पे है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया गया है।
फिर जो है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति है, ये 1906 का है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। यानी कि बी के बाद डी देखिए एक ही में ऑप्शन है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और देन आफ्टर जो होगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, तो इसका टाइम पीरियड जो है 1935 है। और आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता, नरेंद्र वाला थोड़ा सा घटना जो है बाद की है, तो ये 1947 का है, आज़ादी के टाइम का है, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और फिर राधा कृष्णन आयोग सबसे लास्ट में, मैंने लास्ट में लिख दिया, इसका टाइम पीरियड जो है 1953 है, 1953। ये आप लोग ध्यान पे रखेगा, सबका टाइम इसलिए आप लोग नोट करते चलेंगे। 1953। MG महादेव गोविंद राणा डे का सुझाव सबसे पहले है। फिर देन आफ्टर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे का गठित सुधार समिति है और 1906 में। और देन आफ्टर 1935 का है काका कालेलकर के अध्यक्षता वाली समिति। और फिर आचार्य नरेंद्र देव 1947। और सबसे लास्ट में राधा कृष्णन का जो समिति था वो सबसे लास्ट में था 1953। आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 2 आंसर हो गया। 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित। इसमें भी टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। भाषा और समाज का जो टाइम पीरियड है ये 1961 है। और आस्था और सौंदर्य का टाइम पीरियड ये भी 1961 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और नई कविता और अस्तित्ववाद ये इसका टाइम पीरियड 1978 है, 78। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण तो इस 1977 का है। और प्राचीन भारत के भाषा परिवार तो प्राचीन भारत तो ये 1979 का है। देख लीजिए आप लोग, इसमें से मतलब फिक्स कर लीजिए कि सबसे पहले कौन होगा। तो आपको तो 2 टाइम पीरियड ए और बी लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो ये जो है पहले है। आस्था और सौंदर्य जो है ये थोड़ा कुछ टाइम बिफोर है, ये बिफोर है, ये आप लोग ध्यान में, ये आफ्टर है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसमें मंथ का होगा कुछ कि कुछ मंथ पहले ये होगा आस्था और सौंदर्य, या फिर भाषा और समाज होगा। तो इसके आधार पे आप लोग देख लीजिए कि कौन सा आपका सबसे पहले होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ए इस दोनों में है। बी ए के बाद कौन सा है? बी ए के बाद डी होना चाहिए। बी ए अगर दोनों ऑप्शन है, डी फिर सी और फिर ई लास्ट में है, सबसे लास्ट में ई एक लास्ट में सबसे अंतिम में एक ही है और एक ही में ऑप्शन दिया है। ऐसे भी आप लास्ट ऑप्शन से भी अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 का जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। यहाँ पे भी एक संस्था का नाम दे दिया है और आपसे पूछा जाता है। ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग PYQ में किए कि 1828 है। प्रार्थना समाज का 1867 है। ये सब PYQ है, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। रामकृष्ण मिशन ये थोड़ा सा लास्ट में है, 1897 है, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा मतलब इसको स्थापित किया गया था, ये आप ध्यान पे रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये 1875 है। और इतना हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। तो अब देखिए इसी के आधार पे आप बनाइए कि क्या क्या मतलब आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले आपका कौन सा होगा? डी होगा। डी देखिए आपका 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन कट गया। डी के बाद कौन सा है? डी के बाद आपका कौन सा है ये देखिए। डी के बाद आपका ई है। डी के बाद ई, आपका आंसर 2 होगा। 77 का आयोग ने भी इसी आंसर को 2 को आंसर को सही माना है। और सी रामकृष्ण मिशन 1897 में सबसे लास्ट में, ये आप देख रहे हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 ये आपका 77 था। अब 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन।
कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। थोड़ा सा मतलब आपको इसमें 15 सर्ग है, ये आपको ध्यान पे रखना होगा। और बिल्कुल जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो आपको बनाना थोड़ा सा टफ होगा। तो इसलिए आप पूरे 15 सर्ग को लिख करके शॉर्ट नोट्स बना करके याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये VVI है। PYQ पहले भी पूछ चुकी है, अभी भी पूछ रही है और कभी भी पूछेगी वो आपसे। तो 78 का अभी हम लोग देखेंगे कि आयोग ने जो आंसर लिया उसको हम लोग अभी पहले जानेंगे। 78 का आयोग ने आंसर लिया है वो 4 लिया है, यानी कि पहले ई है, श्रद्धा सर्ग है, फिर जो है वो काम है, और फिर डी है लज्जा सर्ग है, और फिर ए पहले श्रद्धा सर्ग है, फिर दूसरा पे काम सर्ग है, फिर डी लज्जा सर्ग है, फिर ए 4 में हो जाएगा कर्म, और लास्ट में ईरा जो है बुद्धि वो लास्ट में है ये सर्ग 5th। ये आप लोग ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ये कामायनी जो है मतलब बहुत अच्छी, मतलब एक बुद्धि और क्या कहते हैं 3 जो इसमें नाम है उस तीनों में मतलब बैलेंस बनाने का, मतलब प्रकृति, बुद्धि और क्या कहते हैं मानव, इस तीनों में बैलेंस बनाने का जो है ये काम करने का, मतलब इस कामायनी के बारे में जो ये लंबी कविता है उसके बारे में ऐसा लिखने का प्रयास किया गया। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुल इसमें 15 सर्ग है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, आप लोग के लिए ये होमवर्क है। 79 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले तो मैला आंचल हम लोग जानते हैं कि 1954, ये हमें याद है। और उसके बाद झूठा सच का 2 टाइम पीरियड है, 1958 और 1960, तो ये ध्यान पे रखेंगे। मानस का हंस ये 1972 का है, 1972 का है। और आपका बंटी ये 1971 का है। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि इसका टाइम पीरियड। और राग दरबारी ये 1968 का है। तो हालांकि आयोग ने इस ऑप्शन को जो है मतलब क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, तो हम लोग भी इसको छोड़ देंगे। हालांकि हम लोगों ने इस जान लिया है, आप लोग इसको नोट करके शॉर्ट ये बना लेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस कहानी का कब प्रकाशन वर्ष है ये हम लोग जानेंगे। कानों में कंगना तो 1913, इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। और ईदगाह कहानी 1933, ये सब कहानी का टाइम एकदम आपको याद रहना चाहिए, जुबान पे रहना चाहिए। परिंदे कहानी 1956, राजा निर्वंशिया 1957, और आकाशदीप 1929 का है। तो सबसे पहले देखिए कौन कहानी है, कानों में कंगना है। कानों में कंगना बस एक ही ऑप्शन है, पहले सी बन गया, आपका ऑप्शन हो गया, यानी कि 80 का आंसर आपका 2 आंसर होगा। और आयोग ने भी इस आंसर को सही माना। तो देखिए साथियों, मैंने कैसे मतलब इसका आंसर इस 2 ही क्यों होगा मैंने ये भी आपको बताया, क्योंकि मैंने सबका लिख दिया, सबके ऊपर इसका टाइम पीरियड किया है। तो इसी आधार पे आप यहाँ से PYQ करें, और 10 ईयर्स का कर लेंगे तो हमें विश्वास है कि आप लोगों का 1 से 2 बार में आपका JRF क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सोशल मीडिया पे इसे शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक हमें प्यार दीजिए, ताकि हम और मेहनत और ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए काम करें। फिर मिलते हैं अब नई क्लास में, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ। धन्यवाद।